आपको इस डायग्राम में नज़र आता है एक ग्राफ बना हुआ है। इसमें हमने मुख्तलिफ हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को प्लॉट किया है। तो हम देखते हैं कि CH4 मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, एमोनिया का उनसे ज़्यादा है, HF का उनसे ज़्यादा है और वाटर का सबसे ज़्यादा है। अब इन तीनों का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि मीथेन में चूँकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है। कार्बन की सीरीज़ में हम जब डाउनवर्ड जाते हैं, डाउन द ग्रुप, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ता है और पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो ये चूँकि ज़्यादा पोलराइजेबल होता है इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हायर होता है। अब यही ग्राफ अगर हम नाइट्रोजन की फैमिली के लिए ग्रुप नंबर 5 के लिए ड्रा करें तो इधर से हम देखते हैं कि जो हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं, लेकिन जब नाइट्रोजन पे पहुंचते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मज़ीद कम होने की बजाय, कार्बन की तरह मज़ीद कम होने की बजाय और इधर आने की बजाय वो ऊपर जाता है और इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसका मेन रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से अगर हम ग्रुप नंबर 7 के लिए, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड वगैरह हैं, उनके लिए हम इसको ड्रा करें तो हमें पता चलेगा कि जब हम आयोडीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से क्लोरीन की तरफ आते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते चले जाते हैं। अब होना ये चाहिए था कि फ्लोरीन HF का यहाँ कहीं पर होता, लेकिन बजाय इसके कि ये कम है वो इंक्रीज़ कर जाता है, एंड दिस इंक्रीज़ इज़ बिकॉज ऑफ स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही चीज़ हमें ग्रुप नंबर 6 वालों के लिए भी नज़र आती है कि जिसमें ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है वाटर, इसमें हाइड्रोजन चूँकि डबल होता है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि ऐसे हाइड्राइड्स और ऐसे कंपाउंड्स कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है उनका थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स ये ग्रेटर और हायर होते हैं, जबकि ऐसे कंपाउंड्स कि जिसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती उनके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ कम होते हैं। दूसरा इसका है एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी, दोज कंपाउंड्स विच हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे आर मिसिबल इन ईच अदर, दे आर सॉल्युबल इन ईच अदर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जानते हैं कि इथाइल अल्कोहल जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बहुत आसानी के साथ वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है और हर रेशो के साथ डिज़ोल्व होता है। तो इसका रीज़न ये है कि इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच भी होती है और अगर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ इसको मिलाया जाए, जिस तरह के वाटर है, उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता रहता है। यही वजह है कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड है, सिरका जिसे कहा जाता है, ये भी वाटर में सॉल्युबल है। उसका रीज़न ये है कि इसके मॉलिक्यूल में एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ पॉसिबल, जो आपस में भी बनाते रहते हैं और पानी के साथ भी ये बनाते हैं, और यही वजह है कि दीज आर सॉल्युबल इन वाटर।
तीसरा एप्लीकेशन है वो है क्लीनिंग, यानी क्लींजिंग एक्शन या क्लीनिंग एक्शन। हम कपड़े जब धोते हैं तो हमें पता है कि कपड़ों के ऊपर ग्रीस भी लगा होता है, ऑयल भी लगा होता है और उस पर डस्ट भी लगा होता है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ क्लीन हो जाते हैं, जबकि जो ऑयल है या ग्रीस वगैरह लगा हुआ है वो फिर डिटर्जेंट के साथ या सोप के साथ क्लीन हो जाता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड होते हैं, तो अगर कपड़े का जो तार है या उनके जो रेशे हैं, हर रेशे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप वाटर में डिटर्जेंट डाल दें तो फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब सपोज़ करें कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से मिले हुए हैं और अब ये फाइबर में ईज़िली एंटर नहीं हो सकते, तो डस्ट को निकालना इनके लिए मुश्किल है। अब अगर हम इसमें डिटर्जेंट मिलाएं तो डिटर्जेंट मिलाने से ये डिटर्जेंट उसके बीच में आ जाता है। मसलन जिन मालिक्यूल को मैं ब्लैक कर रहा हूँ, दीज आर दी डिटर्जेंट मालिक्यूल्स। तो डिटर्जेंट मालिक्यूल्स के बीच में आने की वजह से वाटर के मालिक्यूल्स के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक बन जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाता है तो फिर ये मालिक्यूल ईज़िली जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है फाइबर में, और जब ये फाइबर्स तक पहुंचता है तो अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। जो हमारा डिटर्जेंट है उनके दरअसल दो पोल्स होते हैं, यानी उसके समझे कि दो पार्ट्स होते हैं। तो एक जो है ना पोलर होता है जो कि आम तौर पर कार्बोनाइल या सल्फेट जैसे आयंस पर जो मुश्तमिल होता है, जिस तरह ये मिसाल के तौर पर सल्फेट आयन है इस जैसा होता है। अब यहाँ ये चूँकि पोलर हैं लिहाजा ये डस्ट को निकालने में हेल्प करते हैं, जबकि दूसरा जो इसका पोर्शन होता है या पार्ट होता है वो एक नॉन पोलर पार्ट होता है। और ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये आम तौर पर कार्बन कार्बन चेन्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये वाले जो नॉन पोलर पार्ट्स हैं ये ऑयल और पेंट्स वगैरह को ईज़िली क्लीन करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं वो पेंट्स में, सपोज़ करें कि हम एक पेंट करते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो पेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सरफेस के साथ लग जाते हैं या उसके साथ अटैच हो जाते हैं। इनकी जो अटैचमेंट है दिस इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनका जो एडहेशन है या इनकी जो अटैचमेंट है दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए पेंटिंग में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है क्लॉथिंग। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे जो कपड़े हैं ये कॉटन के बने होते हैं और कॉटन सेलुलोज है, यानी ये कॉटन के बने होते हैं और कॉटन सेलुलोज है। और सेलुलोज जो है ये एक शुगर है, समझे कि ये एक स्वीटलेस या यूँ कहिए कि ये एक कार्बोहाइड्रेट है।
अब चूँकि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है, तो इसलिए एक धागा या एक फाइबर जब दूसरे फाइबर के साथ इस तरह से हम उनकी थ्रेडिंग करते हैं, तो इसके नतीजे में एक फाइबर दूसरे फाइबर के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाता है और मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े बन जाते हैं। तो इनमें जो फ्रिक्शन डेवलप होता है या अट्रैक्शन डेवलप होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह होती है। इससे इनको टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाता है, यानी ये आसानी से फिर टूटते नहीं। नेक्स्ट है फूड मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, हमारे फूड्स में प्रोटीन्स भी शामिल होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल होते हैं, और भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके मालिक्यूल्स पोलर होते हैं, उनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इस OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से दे आर एबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आपने प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रोटीन के मालिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में से सबसे सिंपल जो है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कई सारे इस तरह के हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और हाइड्रोजन ग्रुप्स मौजूद होते हैं। इन्हीं की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पॉसिबल होता है। सिमिलरली हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं, जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ये कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल डीएनए हो गया या आरएनए हो गया। ख़ास तौर पर डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशली प्रेजेंट होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे स्पाइरल सा होता है, और इसको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तब होता है जब इसके मॉलिक्यूल्स स्पाइरल शेप में हों। तो इसके इस पोर्शन और इस पोर्शन को मिलाने वाला जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स in the structure of these biological molecules, and because of this phenomena the size of DNA has reduced too much। तो DNA का मॉलिक्यूल साइज़ में बहुत छोटा होता है, लेंथ इसका काफ़ी बड़ा होता है, और ये स्पाइरल शेप और हेलिकल शेप की वजह से थोड़ा सा स्पेस घेरता है। न्यूक्लियस में ये पाया जाता है, और फिर आपको पता है कि ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स या बेबीज़ में मुंतकिल होते हैं। ये था हमारा एक वीडियो जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में था। उम्मीद है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और उनकी एप्लीकेशंस की समझ आ गई होगी। मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करने की कोशिश करें। सिमिलरली अगर कुछ सजेशंस हैं तो वे भी लाजमी दे दें, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।